आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, फिट है, एनर्जेटिक है। अरे क्या बात है आपकी। आपने वो अक्सर सुना होगा ना, अंग्रेजी में कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी तकरीबन 1000 अल्फाज किसी भी जबान के वो चीज अच्छे अंदाज में बयान नहीं कर पाते शायद, कभी जो एक तस्वीर कह जाती है। तो आज मैंने सोचा कि आगाज में ही आपको जो मैं इतनी बड़ी इल्मियत का लिबादा ओढ़ के और अल्फाज और नॉलेज की छतरी तान कर आपको जो सुबह सुबह इतनी मुश्किल मुश्किल बातें, आसान आसान जिंदगी गुजारने के तरीके बताता हूं, उससे बेहतर है कि आज आपको एक तस्वीर दिखाई जाए और देखें तो कि इस तस्वीर से हम क्या हासिल कर सकते हैं एक अच्छी खूबसूरत खुशाइन जिंदगी के लिए। जी जरा प्ले कीजिएगा। एक बच्चा है जो फर्स्ट आया है, उसको देखिए, आपकी लेफ्ट साइड पे है। और एक बच्चा है जो उसी कंपटीशन में थर्ड आया है, उसको देखिए, आपके दाएं जाने पे। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, यानी अगर आप खुश होना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, तो आप नंबर 1 भी हो जाएंगे तो खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर खुशी पनपती, पलती फूटती है, तो आप फर्स्ट ना भी आए जिंदगी के किसी इम्तिहान में तो आप खुश होंगे। दोनों बच्चों के चेहरे बिल्कुल वाज़े अंदाज में बता रहे हैं कि खुशी अंदर से फूटने का नाम है। अब ये अलहदा बात कि हम खुश होना ना चाहें, अब इन बच्चों की मिसाल अब अपने इर्द गिर्द ले जाइए, घुमा फिरा के वो कोई एक फुफ्फो, चचा, खाला, मामू आपके रिश्तेदारों में जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा और शायद किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि जनरली वो खुश नहीं है, वो जिंदगी से खुश नहीं है। उनसे बात करने लगे, उनको बहू के साथ भी मसला होगा, उनको दामाद के साथ भी मसला होगा, उनको बेटी के साथ भी मसला होगा, उनको बेटे के साथ भी मसला होगा, उनको हमसाये के साथ भी मसला होगा, उनको ना जाने दुनिया के किन किन लोगों से, अफराद से मसला होगा। लेकिन शायद आपका वो रिश्तेदार जिनके ऊपर अभी करम नवाजी के दरवाजे शायद कुदरत की जानिब से इतने ज्यादा नहीं भी खुले, लेकिन वो खुश है। वो बात पे बात कहते हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, बात पे बात कहते हैं अरे उसने तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा किया, वो बात पे बात कहते हैं अरे भी कल बहुत लुत्फ आया। छोटी छोटी जिंदगी की चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते हैं। तो ये बातें इतनी कोई नई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन होता यह है कि हम इनको भूल जाते हैं और हम उसी दौड़ के अंदर नंबर 1 आने की दौड़ में, नंबर 1 आने की दौड़ में, नंबर 1 आने की दौड़ में इतना थक जाते हैं कि हम खुश होना भूल जाते हैं। तो आज हमने साथियों करना यह है कि अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी कोई ऐसी खुशी ढूंढनी है, छोटी सी कोई खुशी इर्द गिर्द में। आपकी प्यारी सी कुर्सी ही आपको खुशी दे सकती है। आप याद करें कि ये फर्नीचर आपने कितने साल पहले लिया था, अरे इतने साल निकाल गया, अरे इस कदर अच्छे इसकी कंडीशन है, इसी बात पे खुश हो लें। कोई भी चीज जो आपको सुबह उठे आपने सोचा कि आज जरा धूप लगवाने का जी कर रहा है, लेकिन पिछले 4 रोज से तो बादल बरस रहे थे, खिड़की खोली देखा बाहर धूप, अब इसी में खुशी तलाश कर लीजिए। सो आज अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी खुशी ढूंढनी है। हम नहीं चाहते कि हम नंबर 1 की कुर्सी पे खड़े हों लेकिन फिर भी उदास हों, और कोई नंबर 3 पे आके हमसे आगे जाके हंस रहा हो, खुश हो रहा हो। उसको खुश होने का भी हक है, लेकिन हमने भी खुश होना है। सो स्माइल, ट्राई टू बी हैप्पी, अपने अंदर हैप्पी हार्मोन्स खुद जनरेट करें। काशिफ और तहमीना अक्सर हमें कहते रहते हैं जी ये करने से, एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। खुद से भी हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करने की कोशिश करें, जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करें। हमारे साथ आज शरियार भी मौजूद है और शरियार बहुत अर्सा पहले अपने लेगोज का एक सेगमेंट हमारी लेकर आए थे जो बहुत आपने पसंद किया था। आज शरियार हमें ह्यूमन बॉडी के हवाले से कुछ अहम बातें बताने वाले हैं। सब लोग नोट करने के लिए तैयार हो जाएं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव फैसल मूवी वाला, जो फैसल मूवी वाला हमें सेगमेंट से जाके लाते हैं। उसमें हमें न सिर्फ ये पता लगता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री किस तरफ को जा रही है, कौन सी नई फिल्में आ रही हैं, कौन सी नई फिल्में आने वाली हैं, किस फिल्म ने कैसा किया, लेकिन साथ साथ हम एक रिकमेंडेशन भी लेते हैं इंटरनेशनल सिनेमा से। वो हॉलीवुड का सिनेमा भी हो सकता है, वो किसी भी मुल्क का सिनेमा हो सकता है। आज जो दुनिया का बहुत ही ज्यादा मकबूल, मशहूर और मयार के एतबार से बहुत पसंद किया जाने वाला सिनेमा इंडस्ट्री है, जो ईरान की सिनेमा इंडस्ट्री है, उससे एक फिल्म फैसल मूवी वाला रिकमेंड करने चले हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं जो हमने आज आपके लिए सजा रखे हैं। ऑफ कोर्स आज मेरी 3 मेहमान हैं और तीनों बहनें हैं और तीनों बहुत मजेदार एक काम करती हैं। एक की उम्र है
10 साल, एक की उम्र है 16 साल और एक की उम्र है 19 साल। ये तीनों बहनें आज मेरी मेहमान होंगी और ये क्या करती हैं, सरप्राइज सरप्राइज, कुछ देर में आपको हम बताएंगे। तो जनाब, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करने के लिए बुलवाते हैं ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तौसीक भाई। कैसे हैं ट्रेनर काशिफ? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज क्या हमें आप बताने जा रहे हैं? आज हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट वेरिएशंस चेयर के बगैर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वार्म अप करना है। अच्छा, मैं वैसे कल के भी क्वेश्चन से जो किसी ने काशिफ से पूछा, तो उससे भी मैं ये सोच रही थी कि हम अगर हर वर्कआउट से पहले ये भी बता दिया करें कि ये किस बॉडी पार्ट के लिए है या कैसे इसको फॉलो करना है, तो वो थोड़ा सा आसानी होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो वर्कआउट है वैसे हम आपको बताते हैं फुल बॉडी वर्कआउट है या आर्म्स है, एब्स है, व्हाटएवर, लेकिन अगर ये सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ओल्डर अडल्ट हैं या बुजुर्ग हैं या खुदा ना खासा कोई इंजरी है, ये कोई भी कर सकता है। कुर्सी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई ऐसी वैसी बात है। आप बेंच भी रख सकते हैं, जिम में बेंच होता है, टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वेरिएशन है। और एंगल और फॉर्म की बात हो रही है। एंगल ड्रॉप कर रहे हैं, 40 डिग्री एंगल, 35 डिग्री एंगल, 65 डिग्री एंगल आप देखेंगे हमारी वर्जिश में। वार्म अप करना है आपने 5 से 10 मिनट का। और सबसे पहले हम लंजेस से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर हम आपको बैठ के आराम से बताएंगे। अच्छा, उसमें करना कि हम थोड़ा सा एंगुलर इसलिए आ रहे हैं कि आप हमारी पोजीशन देख लें, आसानी से देख सकें। अच्छा, अगर आप जिम में हैं या घर पे हैं, आपने करना क्या है कि आप एक पाँव आगे रखेंगे, एक पाँव आपने पीछे रखा। आप देखें टो पे हूँ बेसिकली मैं। हैंड्स आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने ये नीचे गए, ऑल द वे अप, ये डाउन। आप अब सामने भी बांध सकते हैं, जी, जैसे आप चाहें, और क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन आपने डीप नीचे की तरफ जाना है, पूरा नीचे, ताकि आपकी स्ट्रेच हो पूरे मसल्स। बिल्कुल। अच्छा, कोशिश ये करने की कमर सीधी रखें। और जो अगर एडवांस लेवल पे हैं आप, तो आप वेट होल्ड भी कर सकते हैं। आपने मेडिसिन बॉल पकड़ ली, आपने वेट होल्ड कर लिया, उससे आपका कोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी पेट, जो बेसिकली लोग कहते हैं हमें पेट का मसला है, वो करेंगे। उसके अलावा जो है ना, आपकी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थाइज जो है मेरा ख्याल है वो कोशिश करनी है आपने मैक्सिमम पूरा नीचे जाना है। और जब आप ऊपर आएंगे तो आपने हील्स के जरिए पुश करना है, टो के जरिए नहीं, पंजे से नहीं, अपने एड़ी से। और 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब आप ऊपर आए तो आपने ये लेग यूज करनी है जो फ्रंट पे है, क्योंकि ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम, जैसे काशिफ का भी मैं बताऊंगी, ठीक है, कि अभी जब नी जो है ना, आपने टो से कभी आगे नहीं लाना होता। अगर आप आम रूटीन में यानी ये लंजेस कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें, एक तो सबसे पहले अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक करें, ठीक है स्ट्रेट जी, ये जी, वो आप ऐसे पाँव रख लें या आपने टो पे रखा है, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये बस आपने करना है 12 या 14 रेपिटेशन दोनों साइड्स पे। फिर कॉन्ट्रैक्शन करना है, यहाँ आपने ठहरना है तकरीबन हाफ सेकंड के लिए जी। और फिर ऊपर आना है यहाँ हाफ सेकंड के लिए, और फिर हाफ सेकंड के लिए यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म में करनी है ये वर्जिश। बिल्कुल ठीक। और ये एडवांस एक्सरसाइज है, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं वो फिर इसको नहीं, उसका देख के भी अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल बिगिनर्स जो हैं शायद करने में इनको बहुत दुश्वारी। हाँ, क्योंकि हम जब एक रूटीन बताते हैं तो लोग थोड़ा सा इंस्पायर भी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम भी ये करें, लेकिन सेफ्टी जैसे हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि इस लंजेस में और स्क्वाट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नीज़ की, कि नीज़ इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा काशिफ, आपके पास भी वेट्स हैं, मेरे पास भी हैं। इंजरी की जहाँ तक बात हो रही है, तमीना आप कंटिन्यू करिए एक्सरसाइज। मैं पिछले एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बता दूं कि आपकी कुर्सी जो है उस जगह पे हो जहाँ पे आपकी कुर्सी गिरने का खतरा ना हो, आपका पाँव स्लिप करने का खतरा ना हो। पाँव अच्छे तरीके से फंसाइए। बेंच है उस पर ज़्यादा अच्छी ग्रिप होती है, कुर्सी है थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी जैसे अभी हमें हो रही थी, लेकिन अपने कुर्सी आपने पीछे दीवार के साथ टेक लगा के रखनी है उसको। फर्नीचर आपका मजबूत होना चाहिए जी, सेफ्टी मस्ट है। अच्छा जी, सिंगल आर्म बाइसेप कर्ल करेंगे और लेग एक्सटेंशन करेंगे। अच्छा, मुझे ना तौसीक आपका भी वो याद आ रहा था, जैसे आप कह रहे थे ना कि कोऑर्डिनेशन बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी देखें क्रॉस में कर रही हूँ, यानी अगर मेरी राइट लेग है तो मतलब मेरा लेफ्ट आर्म है, तो वो जो है ना लोगों को होगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन उसमें आपने कंफ्यूजन में नहीं जाना। आपने एक मोमेंटम बनाना है शुरू में कि जैसे यहाँ पे है, फिर माइंड मसल कनेक्शन जो काशिफ कहते हैं, तो वो करके फिर आपने यानी 12 से 15 रेपिटेशंस यहाँ की। उसके बाद अगेन आप नीचे गए और फिर आपने इतना जिंदगी में मुश्किल और मसाइल लाने की क्या जरूरत है? हम राइट लेग और राइट आर्म एक साथ क्यों ना कर लें और लेफ्ट क्यों ना कर लें? तवाज़ुन की बात हो रही है यहाँ पे। देखें फिटनेस, मैंने आपसे एक सवाल किया था 2018 के आखिर में
कि तौसीक भाई आपकी सेहत कैसी है और आप फिट हैं। आपने कहा मैं मेरी सेहत ठीक है लेकिन फिट नहीं हूँ। लोग अक्सर इसको मुतरादिफ लेते हैं इस लफ्ज़ को, ये मुतरादिफ नहीं है। हालांकि जो तन साजी है, जो बॉडी बिल्डिंग है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी किस्म है फिटनेस की। फिटनेस में 7 चीज़ें आती है, तो हम फोकस पे काम कर रहे हैं, तवाज़न पे, तो इसीलिए बहुत सो इंपॉर्टेंट वो है। बैलेंस भी जरूरी इसलिए है कि लेफ्ट लेग और राइट जी। आर्म हो और राइट लेग और लेफ्ट आर्म। जी, फिटनेस की जो nervous- 7 चीज़ें पूरी जी, होती जी, हैं, सॉरी जी, टू कट नहीं, यू, it's okay. उसका ये पहला हिस्सा है जिस पे ये हम वर्जिश कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो वेरिएशंस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, साथ साथ टेक्निक्स। जी अच्छा, अब अच्छा हम जी। कर रहे हैं ओवरहेड प्रेस, और उसके बाद यहाँ पे आपने रखा, स्ट्रेट आर्म किया, ठीक है, डाउन, उसके बाद दूसरी साइड पे किया, ये डाउन। अभी आप शोल्डर भी ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट के मसल्स भी कर रहे हैं, आर्म्स के भी कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि जो अभी काशिफ बात भी कर रहे थे आपका कि ये जो भी बॉडी बिल्डिंग है या जिस तरह से भी है, लेकिन मकसद ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, हर बॉडी बिल्डर आप देख लें, लेकिन वो फिट नहीं होता। लाजमी नहीं है कि हर बॉडी बिल्डर फिट हो, इसलिए इसलिए ये भी जरूरी नहीं कि जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता वो अनफिट हो। अनफिट हो, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। और अच्छा। आप एक और चीज देखिए कि काशिफ और तहमीना को कि कोई जल्दी नहीं है साथियों। ये नहीं कि बस यूं ऊपर करना है, 12 दफा पूरा करना है। टेक योर टाइम, ऊपर गए, वो फिर तो turn आपने किया, वैसे भी फिर स्लो, आगे आए। और अगर आप वेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये 8 किलो के हैं, 2 किलो के हैं, तो वो भी आपका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इंजरी से भी लेकिन बचाएं ये जो- और लेकिन coordination। जी जी जो वर्जिश की हरकत हम अभी कर रहे हैं, इसमें हम कंपाउंड मूवमेंट के साथ, बेसिकली इसको कंपाउंड मूवमेंट कह रहा हूँ मैं, और इसको आइसोलेशन मूवमेंट कर रहा हूँ। जी, तो अगर आपके पास हैवी वेट है मेरी तरह, तो आपको रोटेटर कफ में इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। हैवी वेट आपने, बेशक अगर आपने कंपाउंड मूवमेंट में हैवी ये वेट यूज़ किया है, जैसे मेरे पास 8 किलो है, मैं ये यूज़ करता हूँ, इसके मैंने रेप्स किए, उसके फ़ौरन बाद मैं लाइट वेट के साथ भी ये फॉर्म कर सकता हूँ, ताकि आपने सरप्राइज दिया बॉडी को। आइसोलेशन जी। मूवमेंट। लेकिन बस कोशिश ये करनी है कि आपने बॉडी बिल्डिंग को और फिटनेस की एक्सरसाइजेज को, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज जैसे हम कहते हैं, या क्रॉसफिट की एक्सरसाइजेज, उनको मिक्स नहीं करना है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बॉडी दोनों बिल्डिंग अलग जो games लोग हैं। करते हैं वो हैवी वेट यूज़ करते हैं, ड्रॉप सेट करते हैं, यू नो डिफरेंट चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन फिटनेस का जो लेवल है वो बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी से बहुत वे बेटर, बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। जी अच्छा काशिफ, शुरू हम करते अगली हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, टाइम हमारे पास ज़रा। अच्छा, Quick ये चलते हैं। बेसिकली जैसे हम रोज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेट बिल्कुल ठीक है, अगर इतना भी वेट हो तो कोई इशू नहीं। Ready? जैसे आपने ये रोज़ की, उसके बाद इसी then? पोजीशन से यू किक बैक, ठीक है, वापस आए। ये डाउन, फिर रो किया, इधर ही लॉक करके बिल्कुल। किक बैक। आपने वापस नहीं आना, यहाँ इधर से शुरू किया, जी, ऊपर आएंगे, रो अपर किया, बॉडी में देख रहा हूँ बिल्कुल स्टैटिक है बिल्कुल Kick back स्टैटिक और है। सिर्फ आपके आर्म्स फिर वापस आएंगे। ये और देखिए, आर्म्स में भी एल्बो और जी। फोर आर्म। 1 जी, 2 वापस आए, 3 1 2 3। तो आपने इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, मुझे यकीन है अक्सर लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि 1 किया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर ये 4 बन जाएगी टेक्निक। आपने 3 1 1 3 टेम्पो रखना है, जी। 1 2 3 ये करना है। और आप सोच रहे होंगे सर्दियाँ हैं, पानी की आप अक्सर बात करते हैं, पसीना नहीं आ रहा, इस जगह पे हाथ लगाएं जिस जगह को ट्रेन करें। अगर ये जगह गर्म है, आपका वर्कआउट हो रहा है। अगर बिल्कुल वो बॉडी पार्ट जो है उसको फील करना भी कई दफा जिस जरूरी जिस्म है। जी, जी, ट्रेनर और- तहमीना, ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूर ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो शहरियार हमारे साथ हैं, और आज ह्यूमन बॉडी के हवाले से कुछ बात होगी। मेरी 2 पिक्चर्स शहरियार लेके आए हैं और कह रहे हैं कि हम तौसीक अंकल की तस्वीरें दिखाएंगे और ह्यूमन बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बात करेंगे। बहुत अच्छी तस्वीरें मेरी, मैं हैरान हुआ कि इन्होंने कैसे इंटरनेट से इतना खूबसूरत मैं उनमें लग रहा हूँ। मेरा ख्याल इतनी अच्छी मेरी पिक्चर्स आज तक नहीं आई। मैंने एक मॉडलिंग शूट कराया था बहुत साल पहले, उसमें से शहरियार ने निकाली हैं। यू विल एंजॉय इट। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके शहरियार? ठीक हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप एक बार फिर हमारे शो में आए हैं। और शहरियार जनाब, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मेरी 2 पिक्चर्स डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट्स लेके आए हैं, और मैंने कहा ओह वाओ, हु इज दिस हैंडसम गाय? कहता तौसीक अंकल इट्स यू, है ना जी? तो दिखाएं पहली तस्वीर। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्केलेटन। दिखाते हैं जी स्केलेटन। ये
हमने तो सोचा 2 पे जाएंगे, ओ ये तो 1 हो गया, ओ 2 भी हो गया। ये तौसीक अंकल की कब तुमने तस्वीर खींची थी? खींची नहीं थी। डाउनलोड की? ओके ग्रेट। तो आज हमें स्केलेटन के बारे में शरियार कुछ बताने वाले हैं। अच्छा जी बताएं जी। स्केलेटन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो उसकी फंक्शंस 4 होती है और पहली होती है इट सपोर्ट्स द बॉडी, गिव्स द बॉडी इट्स शेप। अच्छा एक एक करके। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स द बॉडी अ शेप। यानी जो प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन इन द बॉडी, वर्क विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्केलेटन जो होता है ना जी, जिसको हम कहते हैं हड्डियों का ढांचा, हम सब के अंदर ये ढांचा मौजूद है। तो यानी कि ये तस्वीर सिर्फ मेरी नहीं हम सब की तस्वीर है। और जो जैसा कि हमें शरियार ने बताया बच्चों, इट सपोर्ट्स द बॉडी टू स्टे इन अ शेप। ये हमारे पूरे जिस्म को एक फॉर्म, एक शेप देता है। यानी ये हाथ आप मेरा देख रहे हैं, इसके अंदर भी स्केलेटन है। ये जो आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, इसके अंदर भी स्केलेटन है। तो ये पूरी ह्यूमन बॉडी जो है, ये बुनियाद इसकी स्केलेटन पे होती है। और ये मसल्स को क्या करता है जी? मसल्स के साथ ये मसल्स को एक बेस देता है ना, मसल्स को खड़ा रखता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उनको बैलेंस देता है। मसल्स इसके इर्द गिर्द बनते हैं। यानी मेरा हाथ है, इसके अंदर बच्चों हड्डियां, और हड्डियों के ऊपर गोश्त है ना। तो गोश्त को स्टे करने के लिए हड्डियां चाहिए होती हैं। सो ये जनाब, अच्छा ये मुझे बताएं, अगर बताओ अगर जोड़ ना होते तो फिर हम सीधे खड़े होते ऐसे। मुड़ता नहीं हमारे यहाँ, मुड़ता नहीं। तो हड्डियों के अंदर जो जोड़ होते हैं वो भी जरूरी होते हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये फर्क कलर्स क्यों हैं? क्योंकि ब्लू जो है वो जोड़ है, और जो येलो है वो स्ट्रेट बोन्स हैं, और जो रेड है वो ज़रूरी बोन्स हैं। जो रेड जो है ज़रूरी बोन्स हैं, और जो ग्रीन या येलो है, अब शरियार को येलो नजर आ रही है, मुझे ग्रीन नजर आ रही है, बस येलोइश ग्रीनिश जो है वो स्ट्रेट बोन्स हैं, और जो रेड है वो ज़रूरी बोन्स हैं। वो ये यहाँ लिखा हुआ है। हाँ यहाँ लिखा हुआ भी है। हाँ वो इतना छोटे छोटे वो बोन्स के नाम लिखे। अच्छा कितनी बोन्स होंगी? इनको कभी काउंट किया शरियार आपने? नहीं, काउंट नहीं होती, साइंटिस्ट ने काउंट की हुई है। साइंटिस्ट ने काउंट किए हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अच्छा साइंटिस्ट क्या कहते हैं भी कितनी बोन्स होती हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि बड़ों में 207 बोन्स होती हैं और बच्चों में छोटी होती है, वो ज़्यादा होती है 270। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें तकरीबन 270 बोन्स होती हैं। लेकिन जब बड़े होते जाते हैं, जब हम एडल्ट बन जाते हैं बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो फिर हमारी 206 या 207 बोन्स रह जाती हैं। तो ये कम कैसे हो जाती हैं? बच्चों की छोटी छोटी बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन जोड़ के एक बड़ी बोन बना लेती हैं, ऐसे कम हो जाती हैं बोन्स। अच्छा, आई थॉट कि रात को हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो एक बोन कम हुई हुई होती है। पता लगा रात को भूख लगी थी तो शरियार ने अपनी बोन खा ली। ऐसे तो नहीं होता? अच्छा बिल्कुल ठीक शरियार ने कहा जी। बच्चों की कुछ बोन्स ऐसी होती हैं, जब ह्यूमन बॉडी डेवलप हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है, तो वो बोन्स जो आप बड़े होते हैं वो 2 बोन्स आपस में जुड़ के एक बन जाती हैं। तो आगाज में जब हम जिंदगी का सफर शुरू करते हैं तो आगाज में 270 कितनी जी 272 बोन्स होती है, और फिर उसके बाद 207 रह जाती है। वेरी गुड। अच्छा जी ये तो आसिक अंकल की एक और तस्वीर है। सारों की है ये तो तस्वीर है, सारों में होते हैं। ये तस्वीर। अच्छा ये बताओ जी ये क्या है? ये मैं स्कूल जा रहा था, मेरी तस्वीर खींची थी शरियार ने। अच्छा इसमें बताएं क्या हो रहा है जी? इसमें जो रेड वाली है वो अच्छा खून कैरी करती है, और ब्लू वाली जो है वो गंदा खून कैरी करती है, और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। हाँ और फिर वहां से गंदा खून जो है वो सिस्टम से होके वापस आता है, और फ्रेश ब्लड जो है सप्लाई होता है। हाँ जी। अच्छा ये ऊपर येलो में ये क्या है जी?
ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन है। कंट्रोल रूम यहाँ पे होता है ना इंसान का। फिर ये रेड क्या है? हार्ट है, और जो ब्लू है वो लंग है, और जो येलो है वो स्टमक है, जो ब्राउन है ये लिवर है। लिवर खून बनाता है और स्टमक डाइजेस्ट करता है, और लंग सांस लेने की लंग्स जो है वो सांस लेने में हमें मदद करते हैं। वो हमारी जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लू वाले हैं। और स्टमक जो है, जैसे कि शरियार ने हमें बताया, वो हमारे खाने को हजम करता है। लिवर जो है वो हमारे लिए नया खून पैदा करता है ना, हाँ जी। एक तरह से वो खून को साफ कर रहा होता है। और हार्ट जो है वो क्या करता है? हार्ट खून को पंप करता है, पंप करता है और पूरी बॉडी में हाँ पहुंचाता जी, है। ब्लड वेसल की हेल्प से पूरी बॉडी में पहुंचाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। आज तो तैयारी करके आए थे शरियार, थैंक यू वेरी मच। अच्छा शरियार, ये बताओ आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2 वाइट। 2 वाइट में, वेरी गुड, 2 वाइट। अच्छा, और शरियार का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ और इंग्लिश और साइंस। मैथ और इंग्लिश और साइंस। अब मैं नहीं पूछूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, कौन सा नहीं है पसंद। जो रह गया, जो रह गया सेव करता है शरियार, कहता है जो रह गया वो पसंद नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि अच्छी खाला ने सुन लिया ना। अच्छी खाला कहती है अगर किसी ने उर्दू के बारे में कोई बात की तो मैं छोड़ूंगी नहीं अच्छा, वेरी गुड शरियार, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और हमारे लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रिसर्च करके ना सेगमेंट्स तैयार करके लेते हैं, ठीक है? शाबाश, गुड। हम चल के रहेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल मूवी वाला हमारे साथ बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आज वो एक ईरानियन सिनेमा से एक रिकमेंडेशन मूवी के लेके आ रहे हैं, और कुछ पाकिस्तानी सिनेमा की ऑफ कोर्स बात होगी। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट्स हैं उनमें से एक है हमारा वो सेगमेंट कि जिसमें हम आपको पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से रिव्यूज भी देते हैं, रिकमेंडेशंस भी देते हैं, और इंटरनेशनल सिनेमा से हम आपको कुछ टिप दे के जाते हैं कि इस वीकेंड पे आपने कौन सी फिल्म देखनी है। हमारे साथ मौजूद है फैसल मूवी वाला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो लगता है कि कैसे हैं अभी तुसी कोई फिल्म की शूटिंग शुरू होने लगी है और इधर से डिक्शन अभी होने लगा है। मैंने कहा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं पहले है ना? से। हाँ, तैयारी से ज़हनी तौर पे हमेशा होनी चाहिए क्योंकि 2019 में आपकी भी मूवी आ रही जी है बिल्कुल अपनी। मेरी मूवी आ रही है। तो ये उसी का वार्डरोब हम समझें कि है? नहीं, उसका वार्डरोब ये नहीं है, उसका वार्डरोब बिल्कुल फर्क है, इससे ऑपोजिट है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले वक्तों में बताऊंगा कि उसका वार्डरोब क्या है। और मेरे वार्डरोब के ऊपर बाकायदा काम हो रहा है प्री प्रोडक्शन में। अच्छा, ये आजकल के इस दौर में ये जो आधी बात करके होता है ना, आधी बात हम बाद में बताएं। हमारे वक्त अच्छे थे, मासूम से लोग होते थे, पूरी बात कर देते थे। आजकल आधी बात होती है और बाकी छोड़ दिया जाता है सरप्राइज एलिमेंट के तौर तो शेख भाई, बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ रखना है कि नहीं? पर। अच्छा जी, तो चलते हैं जनाब, शुरू जरूर। करते हैं आज का सेगमेंट। फैसल, आज क्या क्या है आपके पास हमारे लिए? तो शेख भाई, पाकिस्तान में जैसे कि मैंने आपको बताया था 2019 में बहुत सारी कोई 18 फिल्मों के ऊपर हमने बात की थी। 18 फिल्मों के ऑफिशियल पोस्टर्स आए थे, और अभी कुछ दिन पहले दो तीन फिल्मों के पोस्टर्स और जो है अनाउंस हुए हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म का एक टीज़र रिलीज़ हुआ है अभी रिसेंटली, लाल कबूतर उस फिल्म का नाम है। हम चल के वो टीज़र देखेंगे, और उसके अलावा आज हम ईरानियन सिनेमा के ऊपर बात करेंगे। ईरानी मूवी जो कि है, मैं रिकमेंड करूंगा अपने तमाम नाजरीन को। अभी नहीं बताना, सरप्राइज रखते हैं, श्योर है ना? अब तो मैं भी बेटे सीख गया हूं तुमसे ये सरप्राइज वाली ट्रिक्स जो है। तो अभी चल के पहले देखेंगे हम लाल कबूतर का कबूतर। टीजर। एक चोर ही चोर को ढूंढता है।
ये कैसा टीजर था, ये कैसा प्रोमो था, इसमें तो कोई लाल कबूतर मुझे नजर ही नहीं आया। टीजर तो इसी को कहते हैं, टीज कर दिया टीज उसको। करता है वो। तो सिख भाई ये जो टीजर था ये कोई महीना पहले रिलीज हुआ था और मैंने सोचा था कि इसका जब तक ट्रेलर आ जाएगा फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन मार्च में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, ट्रेलर अभी तक इसका रिलीज नहीं हुआ। अब फिल्म के बारे में हमें कुछ बताइए। फिल्म के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। फिल्म टीज़र देखने से जो यूँ तासुर ये आ रहा है कि फिल्म जो है इसमें एडवेंचर भी है, इसमें क्राइम भी है, ये थ्रिलर भी है, ये मिस्ट्री भी है, शो भी है ऑफ कोर्स, और ये एक्शन भी है। आपने देखा कि इसमें जो ट्रेलर था उस टीज़र में सिर्फ एक जुमला कि चोर ही चोर को ढूंढता है, उसके अलावा कितनी क्योटिक सिचुएशन टीज़र में हमने देखी है। तो ये इलेक्ट्रीफाइंग स्ट्रीट से इंस्पायर, जो कराची की इलेक्ट्रीफाइंग स्ट्रीट्स है उसका जो क्राइम है उससे इंस्पायर होकर ये कहानी बुनी गई है, वो स्क्रीन पे लिखा गया है। कराची का जो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम है, उस हवाले से ये कहानी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं उन पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, इसकी कास्ट पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जो डायरेक्टर है उनका नाम है कमाल खान। कमाल खान इससे पहले म्यूज़िक वीडियोस जो है डायरेक्ट किया करते थे, ये उनका डेब्यू है। ओके। और मैंने आपको पिछले सेगमेंट्स में बताया था कि इस दफ़ा हम देखेंगे कि बहुत सारे नए डायरेक्टर्स और नए एक्टर्स आपको मिलेंगे, और वही हो रहा है। और इससे होता ही है तो सिख भाई नई कहानियां आपको देखने को मिलती हैं, आपको नया और मुनफरिद काम देखने को और नए मिलता है, चेहरे देखने को मिलते हैं। नए चेहरे देखने को मिलते और हैं। वो जो एक क्रिटिक है जनरली पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर के, जाहिर है बिल्कुल अभी हमने पाँव पाँव चलना शुरू किया था, एक दफ़ा से सिनेमा की इंडस्ट्री गिरी और जब दोबारा से उठी है तो पाँव पाँव चलने में फिर ज़्यादा चेहरे हमें टेलीविजन इंडस्ट्री के नजर आए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो सिनेमा की स्क्रीन है उस पर तो बस सिनेमा के चेहरे होने चाहिए। तो शायद अब नए चेहरे आने से इस गले को भी दूर किया जा सकेगा, दूर किया जा सके। लेकिन तो सिख भाई जो नए पुराने चेहरे हैं, जो टीवी के चेहरे हैं, उनका होना भी बहुत ज़रूरी था। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जो आपकी फिल्म है वो ड्रामा का तासुर देती है, जो कि किसी हद तक सही भी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है, आपने कहा पाँव पाँव खड़ी होती है इंडस्ट्री, तो पाँव पाँव इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इस फिल्म के डायरेक्टर के हवाले से। इसकी फिल्म के जो डायरेक्टर थे म्यूज़िक वीडियोस पहले बनाते थे। 2016 में उन्होंने 2 म्यूज़िक वीडियोस बनाए, एक जो विकीजी के लिए और एक उन्होंने बनाया था एक अंडरग्राउंड बैंड के लिए जिसका नाम था डेजर्ट जर्नी। ओके। अच्छा, डेजर्ट जर्नी जो था वो बड़ा मुनफरिद किस्म का वीडियो था। वो इनकी एक इट वाज लाइक 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म। अच्छा। वो जो म्यूज़िक वीडियो था उसमें म्यूजिशियन नहीं है, उसमें आपको वोकलिस्ट नज़र नहीं आता, एक कहानी चल रही है 7 मिनट की जो कि 1 टेक शूट था। जब वो बहुत हिट हुई उनकी 2016 में कि वो नॉमिनेट हुई लक्स स्टाइल अवार्ड में, इनका ये वाला वीडियो डेजर्ट जर्नी और साथ ही पैरेलल वीडियो इन्हीं का नॉमिनेट हुआ ज़ोए विकीजी का जो उन्होंने किया था। ये दोनों एक ही डायरेक्टर के 2 वीडियोस एक ही अवार्ड्स में, और ये पहली दफा हुआ है। वाह। और खुद ही से हार गए और जीता ज़ोए विकीजी वाला वीडियो। ये जो डेजर्ट जर्नी थी वो नहीं खुद से खुद को हरा दिया। ये भी एक तो क्या बात है। अच्छा, अब वो जब उन्होंने अवार्ड जीता उसके बाद इनके दोस्तों ने इनको कहा कि तुमने जो वो वीडियो किया था जो कि लक्स स्टाइल अवार्ड नहीं जीता, वो बहुत खूबसूरत काम है, तो तुम्हारे अंदर फिल्म डायरेक्टोरियल वाली क्वालिटीज़ हैं। ओके। एंड तब फिर लाल कबूतर कंसीव हुई। यस, उसके बाद से लाल कबूतर पे काम होना शुरू हुआ। अब थोड़ी सी बात करते हैं अहमद अली अकबर। बड़े ज़बरदस्त, बड़े वाइब्रेंट एक्टर हैं, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, और मॉडल भी हैं, बहुत सारे एड्स में आपने देखा है उनको। इनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के थिएटर में ये काम करते थे। इनकी पहली फिल्म थी सया, असफर जाफरी ने डायरेक्ट की थी, वहाँ से इन्होंने काम करना शुरू किया। फिर इन्होंने एक और फिल्म की जो कि पर्ची के नाम से थी, असफर की ही फिल्म में इन्होंने काम किया। फिर उन्होंने काम किया कराची से लाहौर में इन्होंने काम किया। और टीवी एड्स और बिलबोर्ड्स और उस हवाले से तो इनका नाम बहुत ही जाना पहचाना था। और काम बड़ा मजेदार करते हैं, बड़ा कैजुअल सा काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, और नेचुरल काम। वो जो मैं कहता हूँ लग नहीं रहा था कि एक्टिंग। यस, उस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इनके साथ है मंशा पाशा। मंशा पाशा टेलीविजन की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने एक फिल्म की थी 2016 में रिलीज हुई थी, चले थे हम साथ, जो कि इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई सिनेमा में। इसमें चाइनीज एक्टर थे और जो इनके साथ लीड। ग्रेट जी। तो लाल कबूतर को आज हमने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। आने वाले वीक्स में जब ये रिलीज होने आएगी तो इसका ऑफिशियल जब ट्रेलर रिलीज होगा वो भी आपको दिखाएंगे और इसका रिव्यू भी देंगे। और अब हम बढ़ते हैं इस वीकेंड पे आपने कौन सी फिल्म देखनी है उसकी जानिब, जो कि है ईरानियन सिनेमा। ईरानियन सिनेमा बहुत ज़्यादा डिस्कवर हुआ है कुछ ही अरसे में, पिछले 10 सालों में, और लोगों ने बहुत पसंद किया है। ईरानियन सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर हॉलीवुड सिनेमा के पैरेलल वो फिल्में जो हैं उनकी स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। देखिए, फिल्म एक आर्ट है, तो सीख भाई एक माशरे की अक्कासी होती है, तो
काम को ज़रूर देखना चाहिए। जो फिल्म है आज जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपने देखने वालों को, उस फिल्म का नाम है सेपरेशन, अ सेपरेशन। इस फिल्म का जो प्लॉट है बड़ा सिंपल सा प्लॉट है तौसीक भाई। दो मियाँ बीवी हैं, उनकी सेपरेशन स्पॉइलर ना करना, मतलब सरप्राइज कुछ रहने देना स्क्रीन के लिए। इतना जो पूरी कहानी ना बताना, पूरी इतना एक प्लॉट मियाँ जो बीवी है उनकी सेपरेशन होने वाली है उनकी सेपरेशन होने और वाली वो सेपरेशन के प्रोसेस में है, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल आते हैं, किस तरह के हादसात होते हैं, किस तरह की चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। इतनी सिंपल सी कहानी, लेकिन जिस तरीके से उसने Directly. बुनी होगी, स्क्रीन प्ले जो है। अच्छा, इस अब ये छोटा सा प्लॉट मैंने बता दिया ताकि स्पॉइलर ना हो, लोग जाके देखें, इसको एंजॉय करें। इसके जो डायरेक्टर हैं असगर फरहादी को इस फिल्म के ऊपर जो है ऑस्कर नॉमिनेशन है, उनके पास 2 ऑस्कर नॉमिनेशन है। वैसे तो पूरी दुनिया में इस फिल्म की 83 जो है विन्स हैं, 80 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं और 45 नॉमिनेशंस हैं और 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस हैं। ग्रेट। तो अब हम आज के सेगमेंट के अख्ताम पे आपको सेपरेशन का ट्रेलर भी दिखाना चाहेंगे ताकि आप को थोड़ा सा पता लगे कि लुक एंड फील ईरानियन सिनेमा की कैसी है। نه خیر ایشون نه معتاده نه مشکلی داره خیلی هم آدم خوب و वाह वाह वाह, कितना ग्रिपिंग कंटेंट कितना ग्रिपिंग कंटेंट था और मैं तो उसके Visuals. अंदर ही खो गया। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने फिल्म देखनी शुरू कर दी है। वाकई। तो एकदम आप से जरूर स्क्रीन पे अपना चेहरा है तो मैंने तो आप जरूर देखें इस वीकेंड में। हाँ, मैं आपको तो रिकमेंड बिल्कुल करता देखूंगा। हूँ। अच्छा, और इसके वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? 2-3 पॉइंट्स, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा इस फिल्म देखने की आप क्यों देखें ये फिल्म। सबसे पहली वजह यह है इस फिल्म देखने की, ये जो इस फिल्म की कहानी है, जो डायरेक्टर असगर फरहादी उन्होंने स्क्रीन प्ले खुद लिखा है, उनके जहन में एक इमेज था, अ मैन वॉशिंग हिज फादर, क्लीनिंग हिज फादर। सिर्फ एक इमेज था और इसके गिर्द उन्होंने पूरी कहानी लिखी है। और उसके बाप को अल्जाइमर है जो उसको नहीं पहचानता, उसके गिर्द पूरी कहानी है लिखी है। किस तरह उन्होंने लिखी है आप ज़रूर देखें और कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, इस मैरिल स्ट्रीप की ये फेवरेट फिल्म है। अच्छा, ये ब्रैड पिट की फेवरेट फिल्म है। जैक जिलेनहॉल ने इस फिल्म को सराहा है। अच्छा, ये फिल्म जब नॉमिनेट हुई तो सीख भाई, ये फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उसमें जो अवार्ड जीता था स्क्रीन प्ले का वो वुडी एलन ने जीता था अपनी फिल्म मिडनाइट इन पेरिस में। लेकिन उसने, जो कि अगेन बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, और उसने कहा लेकिन मैं समझता हूँ 2011 की बेस्ट मूवी ये थी, हालांकि मुझे अवार्ड मिला मेरे स्क्रीन प्ले को। वाह, लेकिन उसका बड़ापन कि उसने कहा कि नहीं, सेपरेशन जो है वो मेरी फिल्म से ज़्यादा बड़ी फिल्म है। अच्छा, इस फिल्म ने तौसीक भाई ये पहली फिल्म है जिसको बाफ्टा अवार्ड मिला, ये पहली फिल्म है, दूसरी फिल्म है ईरान की जिसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, और इससे पहले चिल्ड्रन ऑफ हेवन है जो कि माजिद मजीदी की है। ग्रेट। सो ऑल सेट, अ सेपरेशन हमने देखनी है इस वीकेंड पे, ईरानियन सिनेमा की फिल्म। थैंक यू सो मच तौसीक भाई। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, हैव अ ग्रेट वीक एंड वीकेंड अहेड। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ 3 बहनें मौजूद हैं, 10, 16 एंड 19। वो तीनों ऐसा क्या अनोखा तो नहीं, लेकिन ऐसा काम करती हैं जो कि बहनें सारी मिलके कम करती नजर आ रही होती है। अब आपका सरप्राइज एलिमेंट भी बढ़ा है। मैंने सरप्राइज बढ़ाना फैसल मूवी वाला से सीख लिया है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या करती हैं। इसके लिए आपको ब्रेक के बाद हमारा साथ देना होगा ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूरोप और पीटीवी होम के नाजरीन को हम इस खास सेशन में वेलकम करेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे फुटबॉल है, और आपको पता है कि आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे। नहीं खेलेंगे नहीं, फुटबॉल के हवाले से बातें होंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं 3 बहनें। हमारे साथ हैं इमामा जो कि पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम की प्लेयर हैं। हमारे साथ मौजूद है मीराल जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा शरारती फुटबॉल प्लेयर। और ये दोनों बहनें हैं, लेकिन इनकी एक छोटी खैर, ऑन अ सीरियस नोट, मीराल जो है वो प्रोफेशनली फुटबॉल खेल रही हैं। अभी आपको बताएंगे कि शुक्र बता दिया है ना। प्रोफेशनली फुटबॉल खेल रही हैं, अंडर 16 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और किरता भी हमारे साथ मौजूद है जो अभी 11 साल की हैं, इनकी तीसरी छोटी बहन,
और ये भी फुटबॉल खेलती हैं और फ्यूचर में ये भी पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। ऑल थ्री ऑफ यू वेलकम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो इमामा आपसे शुरू करते हैं। आप जरा ये बताएं कि आप तीनों को ही फुटबॉल में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? स्टार्ट में ये था कि जब हम छोटे थे तो बाबा और मम्मा क्योंकि हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे और जैसे जैसे बाबा का जहाँ पे भी मैच होता था हम साथ जाते थे। इवन के लेकिन साथ साथ हम ये भी बताएं ना कि आपके बाबा जो हैं वो प्रोफेशनल फुटबॉल के कोच और प्लेयर बिल्कुल बाबा ही हमारे फर्स्ट कोच हैं जिन्होंने हमें स्टार्ट करवाया प्रॉपर फुटबॉल और रूल रेगुलेशन और इसके अलावा जितनी भी मतलब हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हुई स्पोर्ट्स में बाबा ने हमें सब फुल्ली सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ ये कि बाबा का जब वलीमा था इवेंट के तो वलीमे वाले दिन बाद में बाबा का मैच था और वो मम्मा को वहाँ से उठा के अपने मैच पे ले गए थे और मम्मा लहंगे में बाबा का बैठ बैठ मैच देख रही है। बाबा मम्मा को कहते घुमाने ले जा रहा हूँ आज आके ग्राउंड में। और मम्मा ग्राउंड के बाहर बैठी हुई है और बाबा अंदर मैच खेल रहे हैं मजे से। सीरियसली? ओह माय गॉड, इतना उनको फुटबॉल का क्रेज था है? बिल्कुल। हमारे दादा कहते हैं मैं मर जाऊंगा और ये वहाँ कहेंगे हम मैच खेलने जा रहे हैं। भाई क्रेज और पैशन हो बिल्कुल। तो ऐसा हो। तो आप तीनों भी, अब इसका मतलब है अब मुझे समझ आ गई आप तीनों फुटबॉल क्यों खेलती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। भाई वो अपने वलीमे पे फुटबॉल मैच नहीं उन्होंने छोड़ा तो वो तो मुझे लगता है जबरदस्ती तुम लोगों को फुटबॉल खिला रहे हैं। इज दिस ट्रू? वो ना भी खिलाए हमारे में अब जेनेटिकली एक होता है ना आ जाता है, वो हो गया अब हमारे में खुद से आ गया। बाबा को जरूरत नहीं पड़ती हमारे को रोकने की या करने की, हम खुद अब ही इवन के हमें कहीं से पता चलता है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है या ऐसे ही कोई एग्जीबिशनल मैच हो रहा है तो हम लोगों को ज़रा सी भी बस खबर मिले तो हम तो कहते हैं कि क्यों नहीं, हम तो लाजमी खेलेंगे मैच। अच्छा, मुझे लग रहा है कि किरता जो है ना उसको मुझे लगता है कि फुटबॉल का शौक नहीं है। नहीं है? पक्की बात है? अच्छा, आपको कौन ज्यादा सिखाता है? मीराल ज्यादा सिखाती है आपी बाजी या इमामा? मामा भी। इमामा आपी सिखाती हैं ज्यादा और ये थोड़ा थोड़ा घर में ऐसे ही हम लोग खेलते रहते ऐसे ही खेलते हैं। ज्यादा डांट किससे पड़ती है दोनों में से? हैं। दोनों में से आधी आधी ज्यादा से ज्यादा इधर। अच्छा, ये बताएं कि क्या वर्क रूटीन आप लोग की क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो? जिस हम कहते हैं म्यूजिक में रियाज जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह से स्पोर्ट का भी रियाज जरूरी है। तो व्हाट टाइम डू यू गाइस गेट अप? स्कूल कॉलेज को कैसे हैंडल करते हो? व्हाट क्या रूटीन है? जब स्कूल जाते हैं स्कूल से वापस आके जल्दी जल्दी खाना खा के साथ ही ग्राउंड चले जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं जब जैसे मगरिब के वक्त आते हैं तो फिर आके पढ़ते हैं स्कूल का, फिर घर का देखते हैं। बाकी स्कूल का काम अच्छा लगता है? पढ़ाई ना भी लगे तो करना तो पड़ता है ना। करना पड़ता है। पढ़ाई में कौन तेज है आप तीनों में से? पढ़ाई में हम तीनों काफ़ी तेज मेरा हैं नाम ले लेकिन लो खैर। मिराल ज़्यादा तेज है। कह रही मेरा कह नाम ले लो सकते हैं, खैर। है बाकी ये हाँ तेज है? बिल्कुल। अच्छा, क्या आप लोग समझते हैं कि आजकल के दौर के अंदर ये जो बहुत ज़्यादा है कि जी एकेडमिक प्रेशर, नंबर लेने, ग्रेड्स लेने, तो आप जैसे जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं और वो किसी एक स्पोर्ट के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आप क्या समझती हैं कि ये प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर, और आप पूरा टाइम नहीं दे पाते? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको घर वालों का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर घर वालों में से आपको 3 बंदे भी यही बार बार फोर्स करें कि आपने सिर्फ पढ़ना है तो बेटा जो भी होगा बच्चा वो उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन ना पढ़ाई की तरफ होगा और ना वो किसी और चीज़ की तरफ। वो अपनी लाइफ से उकता जाएगा और उसकी कोशिश यही होगी कि जो भी काम है अब बस सर से उतारने वाला हो। जब आप अपने बच्चों को अलाउ करेंगे कि आप खेलें भी और साथ में पढ़ने भी, इस तरह ग्रेड्स लें, ये वो, बच्चा फिर शौक से, जैसे अब हम लोगों का ये है कि बाबा ने ये कहा है कि पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं खेलना बंद कर दूंगा। बस एक दफ़ा बोला फिर करना था, उसके पड़ता बाद से अब उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अच्छा, आपकी अम्मी जो है वो भी स्पोर्ट्स की टीचर हैं, वो भी स्पोर्ट्स? मम्मा भी डीएनसी लाइसेंस होल्डर है लेकिन मम्मा फिर भी एजुकेशन को लेकर बड़ा वो होती है। लेकिन पढ़ाई- अच्छी बाबा बात है, की हम साइड से हमें एजुकेशन को भी support है छोड़ तो काफी नहीं तो। सकते ना। हाँ। तो इसलिए कि अगर बाबा जरा सी डील देते तो मम्मा फिर देख लेती है हमें एजुकेशन में भी। अच्छा, ग्रेट। ये बताएं कि सबसे मेमोरेबल आपकी रिप्रेजेंटेशन मिराल क्या थी? किस मुल्क में, कहाँ, पाकिस्तान में कौन सा मैच ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा याद है? भूटान वाला बहुत मजे का था, जो फर्स्ट मैच था। एक भूटान का जो फर्स्ट मैच था और एक थाईलैंड का लास्ट मैच था जो
नहीं, थाईलैंड का लास्ट मैच क्या मतलब? थाईलैंड में थोड़ा जो डिटेल हमारा बताओ ना। थाईलैंड में AFC चैंपियनशिप में जो हमारा लास्ट मैच था नेपाल के साथ था, वो वाला मैच बहुत मज़े का था और उसमें बहुत लड़ाई भी हो रही थी हमारी उनसे थोड़ी थोड़ी आपस में जैसे। और दूसरी बात ये कि मज़ा आ रहा था बहुत उस मैच का, बहुत टफ चल रहा था इस वजह से। और एक जो फर्स्ट वाला मैच था, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर 19 का पहला था, ठीक है, तो वो उसके लिए एक वो बड़ा ऑनर और एक थोड़ा प्रेशर टाइप भी था कि पहली बार है, पता नहीं क्या होगा, ये वो सा है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि प्लेयर्स मैच के बाद रोते हैं, ये क्या पूरा ये सबसे ज़्यादा रोती मैं है। रोती ही नहीं हूँ, इसे गुस्सा निकालती हूँ। गुस्सा निकालती है? हाँ। नहीं, मैंने सुना ये मारपीट भी करती है, खास हाँ तौर पे बिल्कुल, लड़कों की। इवन के हमारा अभी कल परसों एक मैच था और उस मैच के ऊपर हम जा रहे थे, तो मैंने इसको बोला कि अगर मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर का अवार्ड होगा तो मैं तो तुम्हें ही दूंगी भाई। अच्छा, वो एक जो लड़के की कुटाई चढ़ाई थी, वो जरा बताओ। वो इतनों की चढ़ाई है। कहती इतनों की चढ़ाई? ओह माय गॉड। एक ना हमारे ग्राउंड में एक था लड़का, कराची से आया था बाबा के पास खेलने, तब लड़कों का कोई डिस्ट्रिक्ट का वो स्टार्ट होने लगा था, तो जो बाबा के पास कहते, मतलब आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे को इस तरह देखे यार, मतलब सही बाबा का बहुत रोप टाइप है। तो उधर से जब वो आया तो क्या नाम है, बड़े 2-3 दिनों से बहुत एक्शन दिखा रहा था, तो मैंने इसको देख लिया था ये कुछ करेगा। फिर एक दिन बॉल गई उसके पास, हाथ में पकड़ ली, कहता नहीं दूंगा, इधर आगे आओ। मैं आगे गई ना, मैंने उससे स्पाइक्स बनाए थे, मैंने वहीं से पकड़ के उसको 2-3 मुक्के शुक्के मारे। अगले दिन ही कराची वापस चला गया, कहता मैं यहाँ नहीं खेलूंगा फुटबॉल। यार तुमने कुट दिया पकड़ के लड़के? मेरे बाप का ग्राउंड था। कहती मेरे बाप का ग्राउंड। भाई मीराल, तुम्हें तो बाकी मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर का अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। कितनी तुम, बस मैं को बेचारे लड़के जो हैं उन पर तरस आ रहा है उनके ऊपर। अच्छा इमामा, आपका मेमोरेबल मैच कौन सा? हमारा सबसे मेमोरेबल था जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, हमारा था कनाडा के अगेंस्ट। तो उसमें ये था कि जो हमारा मैच काफ़ी टफ रहा था, और उस मैच के बाद ये था कि वो लोग काफ़ी शौक थे कि पाकिस्तान से टीम आई है, क्योंकि उन्होंने जो मीडिया के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेज से जो क्या कहते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल, जो हमारा इमेज बना हुआ था मीडिया के थ्रू उनके सामने, तो उनको नहीं लगता था कि पाकिस्तान की लड़कियां कुछ भी खेलती हैं। तो इवन कि वो हमारे से मैच खेलने के बाद उन लोगों ने कहा कि मतलब हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग पाकिस्तान के ही हैं। तो फिर उन लोगों ने ये हमें बैजेस वगैरह भी दिए थे गिफ्ट के तौर पे, और वो लोग काफ़ी खुश हुए थे। तो वो एक काफ़ी सबसे बेस्ट मोमेंट था कि हमने उनको अपना काफ़ी अच्छा मैसेज कन्वे किया था, और वो लोग सब वहाँ पे बहुत खुश थे, पाकिस्तान टीम। ग्रेट। मीराल, इमामा और किरता हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों बहनें हैं, फुटबॉल खेलती हैं। इमामा तो पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करती हैं, अंडर 16 को मीराल, और ये फ्यूचर में नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं और इंशाल्लाह बनने जा रही हैं। और किरता जो है वो आई एम नॉट श्योर, वो अभी तो बैठ के शो में तो ये कह रही है हाँ हाँ मुझे भी शौक है, लेकिन ये मैं किरता से ज़रा बाद में थोड़ी सी नेगोशिएशन करूंगा। मुझे लगता है कि किरता जो है ना, उसको फुटबॉल नहीं, उसको बैडमिंटन का शौक है, मुझे लग रहा है। नहीं, फुटबॉल अच्छा लगता है। वेरी गुड। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन तीनों की कुछ मेमोरीज तस्वीरों की सूरत में आपके साथ शेयर करेंगे। डिफरेंट मेडल्स, डिफरेंट, अरे मुझे याद है बहुत से मेडल्स भी हैं हमारे पास, वो भी आपको दिखाने, तस्वीरें भी दिखाएंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हम खेल रहे हैं फुटबॉल, तीन बहनों के साथ। हमारे साथ मौजूद है इमामा, मीराल और किरता। अच्छा जनाब, अब हमने आपको इन तीनों की कुछ तस्वीरें दिखानी हैं, कुछ फील्ड की हैं, कुछ मेडल्स की हैं, और फिर मेडल्स की बात भी होगी। चलते हैं जनाब, कुछ तस्वीरें देखते हैं और आप हमें साथ साथ बताएं कि ये क्या हो रहा है। ये देखें जी, ये तो इमामा है। ये जब मैं टीम के लिए इंटरनेशनल कप के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो उसके बाद हमें कोर्ट इशू हुआ था ना, तो उसके बाद ये हमारी आर्मी की है, जब हम पाकिस्तान आर्मी से खेलते थे। वेरी नाइस। और ये आप देख सकते हैं कितना छोटी सी साथ खड़ी हुई है। ये हमारा रेड क्रिसेंट ने करवाया था एक टूर्नामेंट, और उसमें ये मैं खेली हूँ, और इस्लामाबाद की टीम के अगेंस्ट मैच था। ये मैं बेस्ट प्लेयर हुई थी सॉकर क्वीन की तरफ से अंडर 16 में। अंडर 16 पाकिस्तान की बेस्ट प्लेयर जब हुई थी। वेरी गुड।
ये दोस्ती कप है जो कि UN वाले करवाते हैं, तो ये उस कप में हमने कराची को 4-0 से हराया था। अच्छा, आप उस वक्त किस टीम से खेलती थी? बाबा की टीम से, जो बाबा ने टीम बनाई थी ना। बाबा की टीम क्या होता है, कोई नाम होगा? सॉकर क्वीन FC। सॉकर क्वीन FC, ओके, ठीक है। और ये आपके फादर हैं? जी। राइट, आरिफ कुरैशी साहब। और ये क्या हो रहा है ये जी? ब्राजीलियन टीम के साथ है। वेरी नाइस। ये मेरी भूटान की है। भूटान में? लवली। कौन सा फेवरेट कलर है आपका जनाब Black. वेयर करना? हाँ, ब्लैक। ब्लैक। मामा, आपका कौन थाईलैंड सा से फेवरेट मैच कलर है? मेरा भी ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड। और किरता को कौन सा कलर पसंद है यूनिफॉर्म में? मेरे को ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू। ये मेरे नेपाल वालों ने शर्ट इशू की थी, नेपाल की। ये मैं बेस्ट गोलकीपर हुई थी पाकिस्तान बेस्ट की। गोलकीपर। अच्छा, गोलकीपर तो दूर खड़ा होकर सिर्फ बस गुस्सा कर सकती होगी तुम, है ना, कई जगहों पे। कीपर ही बचाता, दूर नहीं खड़ा रहता। अच्छा, पूरी टीम कीपर पे ही होती है। कीपर बचाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। वेरी नाइस। किरता। ओ किरता, वेरी गुड भाई, किरता का मेडल। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये जरा मेडल्स दिखाएं ना जी। पहले किरता से शुरू करते हैं। किरता, अपने मेडल्स दिखाओ ऐसे करके कैमरे में। ओह वेरी नाइस। देखिए जी, किरता के मेडल्स हैं। ये कौन कौन से मेडल्स हैं किरता? ये एक प्लेटो वोट वाला है और एक गीगा मॉल में जो एक वो हुआ था, फंक्शन हुआ था जिसमें मैंने डांस किया था, उसकी विनिंग है। और ये अच्छा, डांस के अंदर भी मेडल, बीच में मेडल मिक्स हुए हैं। अच्छा, ये तो अपने बाद में बतानी थी बात, लेकिन किरता ने अनफोल्ड कर दिया कि तीनों जो है वो बहुत अच्छी डांसर्स भी हैं और डांस कॉम्पिटिशंस में भी इनाम लेते हैं, है ना? तो ये नाम, ये मेडल्स मिक्स हैं इस वक्त, फुटबॉल और डांस। नहीं, हम नहीं लाए वो वाले। अच्छा, हम नहीं लाए और हम सिर्फ फुटबॉल के लिए दिखाएं जी। ये मिराल के मेडल्स हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। जरा हिला के दिखाओ थोड़े से। जबरदस्त। अच्छा, एक मेडल आपने पहना हुआ भी है। हाँ, ये कौन सा है? ये अंडर 19 का है, नेशनल चैंपियनशिप का। नेशनल चैंपियनशिप अंडर 19 का। और आप अपने मेडल्स दिखाइए इमामा। वेरी गुड वेरी गुड। और काफी वेट है ना? बिल्कुल। और इसमें मिक्स्ड हैं सारे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपने पहन रखा है वो कौन सा है? जो मैंने पहना हुआ है ये हम लोगों का हुआ था अंडर 16 का, जिसमें मैं बेस्ट प्लेयर हुई थी और इसमें हम सेकंड आए थे। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन से मुल्कों में ट्रैवल किया है और वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे? अभी तक मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया है और वो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और जिस इलाके से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे क्योंकि लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता, तो पहले ये था कि जिस टाइम मैं खेलने के लिए निकलती थी, हम सब खेलने के लिए जाते थे, तो उस टाइम वहाँ पे काफ़ी लोग बातें वगैरह करते थे। और जब मैं बाहर गई थी और मेरा पहला टूर था, उसके बाद जब मैं वापस आई तो वही लोग जो बातें करते थे वो हमारे घर गिफ्ट वगैरह लेके आ रहे थे। केक और गिफ्ट लेके आए थे। और कौन सा इलाका है? मोरगा, रावलपिंडी। जी मोरगा। सो आप लोग समझते हैं कि जब आपने अवार्ड्स और मेडल्स विन करने शुरू किए तो माशरे का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, इमेज उनका हमारे लिए। आप कौन कौन से मुल्कों में गई? मैं भूटान और थाईलैंड, फिर मैं चाइना और पोर्चुगल कैंप भी अटेंड किए हुए। अच्छा, और कोई मजेदार वाकया, कौन सा मुल्क पसंद आया? भूटान ज्यादा अच्छा है, थोड़ा नेचुरल टाइप फील आती है उसमें। अच्छा। थाईलैंड में ये है कि सब अपने अपने काम लगे रहते हैं। अच्छा, हम एशियंस को आदत नहीं होती ना अपने काम से काम रखने की, तो वहाँ पे तो सब अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, तो इसलिए ना वहाँ जाके थोड़ा अजीब सा फील होता था, अकेला अकेला। भूटान में तो अपना माहौल अपना माहौल था। भूटान पाकिस्तान जैसा लगा आपको माहौल वाइज? अच्छा, ग्रेट। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा कि इस खेल के अंदर, वो तो खैर हम मजाक में बात कर रहे थे कि मिराल जो है वो एग्रेसिव है, लेकिन किसी हद तक एग्रेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फील्ड के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि आई एम हियर टू विन, तो फिर आपको कोई जीतने भी नहीं देता। ऐसे में तो चोटें भी लगती होंगी। लगती है इतनी, एक बार तो इतनी स्वेयर लगी थी, मेरे पाँव का ऑपरेशन भी होया था। अच्छा, क्या कट लग उन्होंने गया? स्टेप रख दिया था ना, तो ऑब्वियसली तब मेरा न्यू स्टार्ट था, तो मैं छोटी थी, आर्मी में खेलती थी, तो एक लड़की ने पूरा अपना स्टेप रख दिया था, 10 नंबर पैर में था शायद। तो मेरे जो लेसेस वाला हमारे प्लेस होता है, ऑब्वियसली उसके हार्मोन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उस पर कुछ आ गया था बाउंड, फिर मेरी एक पूरी बोन बाहर आ गई थी,
तो सॉक्स में शूज़ में यूँ बाहर आती थी, फिर उसका ऑपरेशन हुआ था। तो अब अम्मा ने ये नहीं कहा कि हाय मेरी चांद सी, मेरी फूल सी गुड़िया बेटी बाकी क्या जमा मम्मा है? इससे पहले कि मम्मा शुरू करती है ऐसा कुछ भी बाबा रोक लेते थे जरा, हाँ, क्योंकि और बाबा कहते दूसरी थे कोई बात बात ये नहीं है, लग जाती। मतलब मुझे हर टूर्नामेंट में लगती है, हर छोटे छोटे टूर्नामेंट में भी लगती है, चोट लगती है। हर टूर्नामेंट से पहले हर मैच से जाने से पहले बाबा से इतना ज्ञान मिलता है कि जी शिंगार्स पहन के खेलना, ये करना, वो करना। हमारी लड़ाई इस बात पे होती है, फुटसाल में भी बाबा की यही होता है, शिंगार्स पहनो, ये करो, पाँव बचा के खेलना। और मेरी तो बहुत बेइज्जती होती है बाबा से, फिर बाबा बोलते हैं इतने बड़े प्लेयर हो गए, इनको अपने पाँव नहीं बचाने हैं। और एक और बार बाबा कहते, हमारे इतने छोटे से प्लेयर से मार खा के आ गए, उन बच्चों से ये करके आ गए, ये हो गया, वो हो गया। तो साथ साथ डांट भी मिलती है। हाँ। और एक दफ़ा हमारे स्कूल में भी हुआ था, एक टूर्नामेंट हमारे स्कूल के साथ ही मिडलपी ने खेला था, उसमें भी एक लड़की ने पूरा स्टेप मिडलपी के पाँव पे रखा था और उसमें भी इनको चोट लगी थी। उसमें भी 2 हफ्ते हुआ था। अच्छा, और आपको कभी चोट लगी है? मुझे लगती है, बस लगती है? रहती है। रोने का दिल करता है थोड़ा थोड़ा? नहीं? किरता वो जो आप एक दफ़ा हम लोग इसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे, ठीक है, वहाँ पे इसके और इसका छोटा सा कज़न था, ठीक है। अब वो सिखा रहे थे कि आपने पंच कैसे करना है, ठीक है। अब वो कज़न पंच कर रहा था और वो एकदम से किरता की तरफ मुड़ा और उसने किरता को पंच कर दिया, और किरता का वो पहली क्लास थी और उसके बाद ये दोबारा कभी उस क्लास में नहीं गई। रोने शुरू होगी और ना ऐसे वो शीशे वाले वो बाउंड्रीज वाला इनकी क्लास थी, मैं और मामा बाहर इनका वेट कर रहे थे, तो ये कहती बाहर बुलाओ। तो मुझे बाहर बुलाओ, मैंने हाँ, यहाँ सर्वाइव नहीं करना। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मीराल, इमामा और किरता से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लड़कियां, बच्चियां जो स्पोर्ट खेलना चाहती हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि और किस तरह की फैसिलिटीज़ इनको मिलें गवर्नमेंट की तरफ से या पूरे माशरे की तरफ से, एटीट्यूड वाइज या फैसिलिटेशन वाइज क्या है जो कि आज के शो में ये तीनों बहनें हमारे सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखना चाहेंगी। इस हवाले से भी बात होगी और थोड़ा सा ज़रा डाइट के हवाले से बात होगी ना कि जी खुराकें क्या होती हैं एक फुटबॉल प्लेयर की। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको खुश आमदीद करेंगे। हम ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे किरता, इमामा और मिराल हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों बहनें हैं और फुटबॉल खेलती हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल लेवल पे, अंडर 16। बल्कि इमामा तो अब मेरा ख्याल है खुद कोचिंग भी आपने बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दी जो मेरे बाबा का सेंटर है जहाँ पर हम 5 साल से लेके मतलब एडल्ट भी हैं और इसके अलावा बड़े लड़के भी हैं, तो उन सबको हम वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो 5 साल से 11 साल तक बच्चे हैं वो मैं ट्रेन करती हूँ उनको, और उनकी फ़िटनेस कोच हूँ मैं। तो बेसिकली ये है कि वहाँ पे हम लोगों ने जिस इलाके में हम लोगों ने ये खोला है वो हमारा ही इलाका है, और वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं वो पे नहीं कर सकते, ठीक है, वो फ़ी नहीं दे सकते, और वो इस वजह से वो कहीं बाहर खेल नहीं सकते अच्छी जगह पे। तो उनको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मुतारफ़ करवाने के लिए हमने वो सेंटर खोला है, और वहाँ पर हम प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं। विंटर्स का भी होता है अलहदा से, समर का अलहदा से होता है, इसके अलावा डेली रूटीन पे डेली वहाँ प्रैक्टिस होती है। तो मतलब जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे उन सबको फुटबॉल के ज़रिए हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें। ग्रेट। अच्छा इमामा, ये बताइए कि आप तीनों की बातों से आज मुझे लग रहा है कि आपकी अपने फादर के साथ एक बहुत ज़्यादा मैं- हमारा एक होता है दोस्ती बाउंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी थोड़ी मुझे डिटेल बताएं कि ये कितनी ज़रूरी होती है एक प्रोफेशनल प्लेयर या ज़िंदगी के किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपने फादर के साथ जिस तरह से बात कर, मुझे ऐसा लगता है 2-3 क्लास फेलोज आपस में खड़े बात कर। बिल्कुल जब से मतलब हम लोग बड़े हुए हैं तो बाबा का यही कि बाबा ने अपने कभी भी कोई भी दोस्त नहीं बनाए, ठीक है, दोस्त हैं लेकिन उनको ऐसे जितना नहीं बनाए। और उनका ये होता है कि जैसे ही वो खेल के आते हैं या हमारे साथ जाते हैं तो उनका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दें, क्योंकि उनका ये ख्याल है और जो कि बिल्कुल दुरुस्त भी है
कि अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे तभी आप लोगों के बच्चे भी आपके साथ ज़्यादा अटैच होंगे। बाबा ने हम लोगों को शुरू से यही सिखाया कि मतलब आपस में दोस्तों की तरह रहना है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम बहनों में भी ना काफ़ी फ्रेंडशिप है। और इवन कि ये होता है कि हम किसी मैच वगैरह पे जाते हैं, जो लोग हमें नहीं जानते वो समझते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और फिर जब उनको पता चलता है कि हम बहनें तो वो लोग कहते हैं कि भाई वो काफ़ी शौक होते हैं कि हमने कभी बहनों को ऐसे नहीं देखा। इवन कि अभी हम एक इवेंट पे थे तो लाहौर में, तो वहाँ हमने उनको बताया कि किसी लड़के को पता चला कि हम बहनें, हमारी टीममेट को, तो उन्होंने ये कहा कि भाई लगता नहीं है कि आप लोग बहनें, क्योंकि हमारे, उन्होंने कहा कितने साल का गैप है, हमने कहा 3 साल का, तो उन्होंने कहा मेरी 3 साल की गैप वाली बहन है, वो तो मुझे मारती है और वो मुझे पानी तक नहीं इतनी देती। अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग ने अभी एक मैच भी आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं खेला, नेशनल कोई भी। हमारे जितने मेडल्स हैं सब 2-2 हैं, मतलब एक मेडल जो मेरा वही उसका भी है, सिर्फ हमारा एक अंडर 19 का मेडल है जो इसका नहीं है, बाकी हम सब मेडल्स हमारे सेम है, सर्टिफिकेट सेम है, क्योंकि हर टूर्नामेंट इकट्ठे खेले हैं। अच्छा, बाबा और मामा के साथ सबसे ज्यादा दोस्ती किसकी है? नहीं, बराबर नहीं है। बराबर की है बराबर हमारी की है, दोनों के साथ। बराबर की है। हाँ। और डांस भी फैमिली पूरी इकट्ठी डांस भी करती है? बाबा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बाबा हमारे साथ खुद डांस करते हैं, बाबा हमसे अच्छा करते हैं शायद। हाँ, और दूसरी बात ये कि बाबा का ये है कि उन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया है, तो हम उनके साथ काफ़ी मतलब हमारी फ्रैंकनेस भी बढ़ गई है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों का ये होता है कि डेली रात को सोने से पहले 1 घंटा हमारा फैमिली और होता है, जिसपे इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं, पूरे दिन की डिस्कशन करते हैं। उससे ये होता है कि हम लोग जब एक दूसरे की थॉट्स शेयर करते हैं तो उससे ये होता है कि आप लोगों के बीच में कोई गैप नहीं रहता। और एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो हम लोगों के अपने बाबा के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कि मतलब हम लोग फ्रीली बाबा को हर बात बताते हैं। और आई गेस हर पेरेंट को ऐसा ही होना चाहिए ताकि आपके बच्चे आपसे कुछ छुपाए ना और आपको एक एक बात बताएं। और इस शादी में एक गाना था जिसमें पूरी फैमिली ने वो किया था, लेकिन बाबा ने भी इस पे किया था और अच्छा था वो। बाबा ने पूरी फैमिली वही कीर्ता को याद है कि फैमिली में कोई शादी थी जिसमें बाबा ने सबके साथ मिलकर डांस किया था। ग्रेट, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर देख के कि जिसमें बाप और माँ दोनों अपनी बच्चियों के साथ एक दोस्ती का जब लेवल और रिश्ता बना लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम जो कहते हैं ना कि आजकल के टीनेजर्स जब बड़े हो रहे होते हैं तो जी ये मसाइल आ रहे हैं, वो मसाइल आ रहे हैं, जब आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो प्रोफेशनली भी आप उन्हें हेल्प कर सकेंगे और एक अच्छा प्रोडक्टिव इंसान बनने में भी हेल्प कर सकेंगे। शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा डाइट पे हम बात जरूर करना चाह रहे हैं। क्या कोई खास डाइट होती है जो खानी पड़ती है? कीर्ता, आप हमें बताएं। जब बाबा से पैसे लेने आते हैं तो बाबा के पास जाती हूँ, जब मम्मा से कोई चीज़ बनानी होती है तो मम्मा के पास और मम्मा के पास जाती हूँ। वही कीर्ता, मुझे लग रहा है मिराल की स्टूडेंट है ये डायरेक्ट इस वक्त, है ना? अच्छा मिराल, आप बताएं। मम्मा हमारे न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखती है, जैसे बाबा हमारे बाकी फुटबॉल का, हमारे चीज़ों वगैरह का, मम्मा हमारी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखती है। न्यूट्रिशन में आपके ख्याल में एक यंग फुटबॉल प्लेयर को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? मम्मा हमारे को वेजिटेबल्स भी उतना ही खिलाती है जितना हमारे को चिकन वगैरह खिलाती है। ऐसे नहीं है कि चिकन खिला के और हम अंदर से खोखले हो, पर वेजिटेबल्स भी हमें उतनी ही देती हैं। इवन कि मम्मा बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं, पालक वगैरह और इस तरह मतलब बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो मम्मा हमें उबाल के देती हैं, ठीक है, वो फिर हम पीते हैं, खाते हैं, ताकि मम्मा कहती हैं क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा। आखिर में जी क्विकली बताएं, आपका फेवरेट फुटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर कौन सा है? ज़ैलेटन इब्राहिमोविच एक ही है। और आपका? रोनाल्डो। रोनाल्डो। भाई देखो इधर 2 रोनाल्डो के वोट भी हो गए, मेरा भी रोनाल्डो फेवरेट है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ऑल 3 ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. गुड लक, बहुत खुशी हुई आप तीनों से मिलके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तानी फुटबॉल वर्ल्ड। ग्रेट जी, हम आपसे चाहेंगे अब इजाजत। मिराल, इमामा और कीर्ता की बातें आपको कैसी लगी हमें ब्रेकफास्ट एट होम के फेसबुक पेज पे जाके इनबॉक्स जरूर कीजिएगा और बताइएगा। और अगर इनको कोई आप मशवरा देना चाहें, इनसे कोई सवाल पूछना चाहें, वैसे वो हमने बात तो पीछे ही अभी हुई नहीं आज कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन तुम लोग की बातें इतने मजे की थी कि वो बातें बीच में रह गई। लेकिन फिर कभी सही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने इजाजत दी तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।